बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सभी को पता है इन पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर हम फाउंडेशन क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। आईआईटी और नीट का जो फाउंडेशन है, आपको जो चीज़ें 12th के साथ में ही पता होनी चाहिए उनको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर आपने पहले से ही पढ़ रखे हैं। आज का टॉपिक जो है हमारे पास में विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव है। बहुत बड़े टॉपिक है दोनों ही अपने आप में। विद्युत क्षेत्र भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, विद्युत विभव भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन अपन उन पॉइंट्स को पहले क्लियर कर लेते हैं, वो फॉर्मूलाज पहले डिस्कस कर लेते हैं जो हमें क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। इसके बाद में हम क्वेश्चन करना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को चालू करता हूं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियोस को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये काम जरूर करना है। चलिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ है। तो जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सभी को पता होना चाहिए कि E इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई Q। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, है ना। या फिर F इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, Q इंटू E होता है। F बल हो गया, विद्युत बल, Q आवेश है और E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये बिंदु आवेश के कारण है। फिर तीसरा, अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हम डिस्क्राइब करना चालू करते हैं रेखीय आवेश वितरण के कारण, मतलब समरूप आवेशित चालक तार के कारण। किसके कारण, चालक तार। कुल मिलाकर के तार है, समरूप आवेशित तार, समरूप आवेशित तार। ठीक है, इनसे ग्राफ तो पता चली जाएगा ना, E और R के बीच में ग्राफ कैसा बनता है ये तो आपको पता चली जाएगा। अगर तार है तो आप सभी को पता होगा विद्युत क्षेत्र तार के कारण कितना होता है, 2K लैम्डा डिवाइडेड बाय R। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश वितरण के लिए यूज किया जाता है ना। आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, जो क्या होता है Q/L होता है या फिर DQ डिवाइडेड बाय DL होता है। ये क्या है, लैम्डा है। और विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 2K लैम्डा बटे R होता है। K तो आप सभी को पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और R क्या है, दूरी है भैया। ओके, चलिए नेक्स्ट समझिए। फोर्थ, अचालक परत। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है ये पता ही होना चाहिए, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब विद्युत क्षेत्र ये निर्भर नहीं करता है कि दूर कितना है बिंदु। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वो सिर्फ पृष्ठीय आवेश घनत्व पर ही निर्भर करता है। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा का फॉर्मूला क्या बच्चों, Q डिवाइडेड बाय A, या फिर सिग्मा का फॉर्मूला होगा DQ डिवाइडेड बाय DA। ठीक है, ये फॉर्मूला है सिग्मा का, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे सिग्मा को। फिर पांचवा, अचालक के बाद में आता है चालक पट्टी का। चालक पट्टिका, ठीक है, चालक पट्टिका के कारण कितना होता है तो ये ध्यान में रखने लायक बात है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, बस 2 हट जाएगा। सिग्मा तो वही है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ये उतारो, जल्दी से इस चीज़ को उतारो और मेरे साथ में ही उतारते हुए चलो, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ये बात ध्यान में रखना, जब E और R के बीच में ग्राफ बनेगा तो वो कैसा बनेगा, ऐसा E और इधर R और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ है ना, सभी को पता है। ऐसे ही यहाँ पे 2 ग्राफ है, कौन कौन से भाई, E और लैम्डा के बीच का। लैम्डा के तो समानुपाती है, R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है ना। ऐसे टच मत कर दीजिएगा, ठीक। और अगर 1/r के साथ में बनाए, किसके साथ में, 1/r के साथ में, तो 1/r के तो क्या है, ये समानुपाती है देवताओं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 ग्राफ वहां पर भी चलेंगे। यहां पर अगर आप ग्राफ की बात करो तो कैसा होगा, सिग्मा के साथ में देखो विद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय आवेश घनत्व के बीच में ऐसा, विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में, विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में ऐसा, दूरी पे तो निर्भर करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाले ग्राफ इसके लिए भी हैं और अचालक परत के लिए भी हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। सिंपल है, क्लियर हुआ ये। चलिए जल्दी से बना लो, जल्दी से बनाइए इस चीज को, जल्दी से उतारो। हुआ ये, डन। अब आगे देखो, अब अपन एक साथ बात करेंगे 3 चीजों की।
गोले पर आते हैं। विद्युत द्विध्रुव को हम बाद में डिस्कस करेंगे। विद्युत द्विध्रुव जो है वो एक पूरा पॉइंट है, उसके लिए विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र सब एक साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार के लिए हम विद्युत क्षेत्र में जो सामान्य बातें हैं ना आवेशों से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे पहले। तो हाँ भाई, गोला और 3 गोले हैं, है ना। कौन कौन से गोले हैं? 3 गोले हैं भैया। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, सबसे पहले तो है यहाँ पर गोलीय कोश। अब गोलीय कोश कैसा भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, चालक भी हो सकता है और अचालक भी हो सकता है। फिर दूसरा है चालक ठोस गोला, और तीसरा है अचालक ठोस गोला। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता है भाई, कोई अलग से चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले बाहर कितना आवेश होता है ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी गोले के बाहर कितना आवेश होता है, ई आउटसाइड, बाहर, गोले के बाहर कितना आवेश होता है, ई आउटसाइड कितना लिखते हो, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सभी को पता है स्मॉल आर कैपिटल आर से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। बाहर का मतलब क्या है, स्मॉल आर कैपिटल आर से ज़्यादा होना चाहिए। तो सभी में यही है, ई आउटसाइड कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको कोई नहीं रोक सकता भाई, सभी में समान है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें समान नहीं हो, सभी में एक जैसा है। सतह पर अगर बात की जाए, सतह पर मतलब स्मॉल आर का मान किसके बराबर, कैपिटल आर के। ये भी आप सभी को पता है, कितना होता है सरफेस पर, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। इसके लिए कितना है सरफेस पर, सेम इतना का इतना, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और इसके लिए कितना है, उतना का उतना, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। डन। लेकिन जब अंदर आते हैं ना बच्चों, अंदर रामायण चेंज हो जाती है भैया। स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से कम। गोले के अंदर घुस जाओ, गोले के अंदर घुसेंगे तो गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं, तो फिर अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। कहाँ, गोलीय कोश में। ऐसा का ऐसा ठोस चालक गोले के अंदर भी है क्या भाई, इसके अंदर भी कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र कितना देखा गया है, 0 देखा गया है। फिर आगे चलो, यहाँ पर बात करते हैं। इसके लिए मैं बोलूँगा विद्युत क्षेत्र कितना देखा जाएगा, इनसाइड। यहाँ पर आवेश होता है, ये कितना होता है, तो हम लिखेंगे के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यू। ध्यान में रखिएगा, स्मॉल आर के समानुपाती और कैपिटल आर के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन स्मॉल आर से ही देखा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद में एक चीज़ आती है केंद्र पर। 3 तक तो अपन डिस्कस करते ही हैं, केंद्र की बात करते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही केंद्र की बात करते हैं बच्चों, तो ये बात ध्यान में रखना, तीनों के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तीनों के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। यहाँ पे स्मॉल आर बराबर 0 रख दो, इसके भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखने लायक बात है कि बाहर, सतह और केंद्र पर तीनों के लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला एक ही है। दिक्कत कहाँ आती है, अंदर, अंदर अलग अलग है। तो गोलीय कोश और चालक ठोस गोला एक जैसा बिहेव करेगा, बस अचालक गोले में ही विद्युत क्षेत्र अलग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। ये एक फैक्टर है जो कि आपको ये सारी चीजें याद करवा सकता है। तो हम बात करते हैं ग्राफ की। इसके लिए ग्राफ कैसा जाता है, सेम देखो इधर क्या होगा, सतह तक तो कोई है ही नहीं विद्युत क्षेत्र, तो सतह तक तो 0 चलेगा, 0। चाहे लाइन बनाओ चाहे नहीं मत बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही सतह पर आ जाओ, उसके बाद में विद्युत क्षेत्र ऐसा व्युत्क्रमानुपाती वाला। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सतह पर कितना होता है, मैक्सिमम होता है, कितना भाई, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और सतह के बाद में भी कम होता जाता है ना, बाहर कम होता है। और सेम ऐसा का ऐसा, ये दोनों तो सेम ही है भाई, ठोस गोला और गोलीय कोश तो सेम ही है, तो फिर ये भी ऐसा ही बिहेव करेगा भी, सतह के बाहर ही विद्युत क्षेत्र सतह पर और सतह के बाहर है। सतह पर कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये सरफेस पर है, और उसके बाद में ये कम होता जाएगा। यहाँ पर तो 0 है,
यहां पर ये ग्राफ चेंज हो जाता है क्योंकि यहां पर अंदर भी विद्युत क्षेत्र होता है, केंद्र पर 0 होता है तो केंद्र पर 0, लेकिन जैसे जैसे r बढ़ता जाता है आप केंद्र से सतह की ओर जाते जाते हो विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। सतह पर विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होता है और उसके बाद में फिर ये वापस से कम। ठीक है, तो तीनों ही केस में अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र कहां अधिकतम होता है, तीनों ही केस में अगर ये पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र कहां अधिकतम होता है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? सतह पर अधिकतम होता है। ध्यान में रखिएगा, आंसर क्या लिखोगे? सतह पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है। जल्दी से इस चीज को उतारो बच्चों, और मैं वीडियो को चेक कर लेता हूं कि सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। जल्दी से उतारो, और ये फैक्ट बहुत बढ़िया बताया है मैंने। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये मत भूल जाना देवताओं, है ना, ये चीजें याद रखने लायक होती है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, ये चीजें याद रखने की होती है, ये भूलने की नहीं होती है। और ये सारी रामायण अपन ने किससे निकाली है? गाउस के नियम से निकाली है। ऐसा ही तो है ना, ये सारा का सारा काम किससे करते हैं? गाउस के नियम से ही तो करते हैं। और कोई उपाय है क्या हमारे पास में? चलो अब आगे चलते हैं विभव के ऊपर। मैं आपको ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं लेकर के जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सरफेस नॉलेज है जो है ना, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि इतना हमें पता होना चाहिए। डिटेल में तो जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद में अपन आगे भी जाएंगे, लेकिन अभी इतनी चीज़ें तो हमें पता हो। और टॉपिक चूंकि बड़ा है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, तो इसके सवाल हम ज़्यादा करने वाले हैं। ऑल एंड ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 या 60 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। हाँ भाई, अब आगे देखो, इसके आगे हम बात करते हैं विद्युत विभव की। विद्युत विभव और विभवांतर, इसके अंदर क्या दिमाग में रखना है? तो पहला तो फॉर्मूला ध्यान में रखो, V इज इक्वल टू होता है W/Q, और जब आप लिखते हो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर VAB, तो आप यहाँ लिखते हो WAB/Q। इस चीज को ध्यान में रखें, ये बहुत जगह आपके काम आने वाली है। फिर ये बात ध्यान में रखें, विभवांतर जो है वो एक ऐसी राशि है जो कि कार्य पर निर्भर करती है लेकिन पथ पर निर्भर नहीं करती। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कभी पथ पर निर्भर नहीं करता, इस चीज को ध्यान में रखना। यह मात्र प्रारंभिक और अंतिम विभव पर निर्भर करता है, इस चीज को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगर किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना पड़े, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है? KQ/r। ध्यान में रखिएगा, किसके कारण बोल रहा हूं मैं? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक, अब अपन बात करते हैं, जैसा अपन ने लास्ट टाइम बात की थी चालक गोले, अचालक गोले और उनके लिए, तो उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। इतने में मेरा काम हो जाएगा। वैसे देखिए, तो सबसे पहले वही काम करता हूं मैं, यहां लिख लेते हैं गोलीय कोश, है ना। अभी अपन द्विध्रुव के विभव और विद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं ना। गोलीय कोश हो गया, ठोस चालक गोला हो गया, और फिर ठोस अचालक गोला हो जाएगा, अचालक गोला। हाँ, सबसे पहला सतह पर सतह नहीं, बाहर गोले के बाहर कितना विद्युत विभव होता है? विभव आउटसाइड कितना बच्चों? KQ/r। तीनों में यही है, KQ/r, KQ/r, तीनों जगह यही विभव है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं सतह की, तो सतह पर भी सेम रामायण है।
सतह पर भी सेम रामायण है। V एट सरफेस कितना भाई, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। यहाँ पर भी के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर और यहाँ पर भी के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ये दोनों चीजें विद्युत क्षेत्र में भी सेम थी, विद्युत विभव में भी सेम है। दिक्कत कहाँ है, अंदर। तो ये दोनों तो एक जैसा बिहेव करता है। इनके अंदर कितना होता है, तो ये बात ध्यान में रखो, अंदर जो विभव होता है वो सतह के तुल्य ही होता है। गोलीय कोश में भी उतना ही विभव होता है अंदर जितना सतह पर होता है, और ऐसे ही ठोस चालक गोले में भी। लेकिन यहां अलग हो गई रामायण। यहां कितनी होती है, यहां के क्यू डिवाइडेड बाय 2r³ होती है। अभी रुको, अभी बाकी है। 3r² माइनस स्मॉल r², ये फॉर्मूला है ना। 3r² माइनस स्मॉल r², ये मत भूल जाना। और के क्यू डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, 2r³ है, भूलना नहीं है हमें, ठीक। ये कहाँ है, अंदर। और लास्ट है केंद्र पर। लास्ट कहाँ है, केंद्र पर। स्मॉल r = 0, तो ध्यान में रखिए उतना ही होता है जितना सतह पर होता है। तो ये तीन फॉर्मूले तो एक जैसे हैं भाई, लेकिन यहां पर केंद्र पर स्मॉल r = 0 रखो तो कितना आएगा, 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाय r, ये आएगा। सॉल्व करके देख लो, आपको पता चलेगा कि ये सतह का कितना गुना है, 3/2 गुना, 1.5 गुना, जबकि यहां पर सतह के बराबर ही होता है जितना सतह पर, ठीक है। लेकिन यहां पर सतह का 1.5 गुना, मतलब किसी अचालक गोले के केंद्र पर सर्वाधिक विभव होता है और कितना भाई, सतह का 1.5 गुना होता है। इस चीज को ध्यान रखो। और फाइनल जो है वो हमारे पास में क्या है बच्चों, ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, याद है क्या 12वीं? अरे याद नहीं है, ऐसा बनाते थे क्या, केंद्र पर और अंदर और सतह पर एक जैसा, ठीक है। और फिर सतह के बाद में व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ, सतह के बाद में स्मॉल r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि सतह तक स्मॉल r आ ही नहीं रहा, ठीक है, नियत स्मॉल r के रेस्पेक्ट में। ऐसा का ऐसा यहां पर बनेगा, सेम ऐसा का ऐसा यहां बनेगा, कहीं कोई चेंज है ही नहीं। सतह तक वैसा का वैसा, और फिर रामायण कम हो जाएगी, है ना। सतह तक नियत है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर नियत है, यहाँ पर भी अंदर नियत चल रहा है। लेकिन जब अचालक गोले की बात की जाए तो ये कैसा होगा बच्चों, ऐसा, यूं कम हुआ, सतह पर कम है, केंद्र पर सर्वाधिक है, और फिर उसके बाद में एकदम से ऐसा चेंज दिखाई देता है, हमें बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। तो ये यहां पर सर्वाधिक है, केंद्र पर कितना, 3/2 सतह का, और ये सतह का विभव है Vs, ठीक है। तो ये ग्राफ ध्यान में रखो। एक विभव का जो मेरे को फॉर्मूला बहुत बढ़िया लगता है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य संबंध क्या है, ये फॉर्मूला दिमाग में ही रखोगे, भूल मत जाना। V = माइनस का अनंत से लेकर उस पर्टिकुलर बिंदु तक E सदिश डॉट dr सदिश, इस चीज को नहीं भूलना है, इस चीज को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। और क्या, एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E = माइनस का dv डिवाइडेड बाय dr, ये भी पढ़ा होगा। और एक जो बहुत बार यूज करेंगे अपन, वो कुछ ऐसा है विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में, माइनस का क्या बच्चों, ΔV डिवाइडेड बाय ΔX i कैप, मेरे हिसाब से याद आ गई होगी 12वीं, ΔV अपॉन ΔY j कैप प्लस ΔV अपॉन ΔZ k कैप। डन हो गया क्या? कोई दिक्कत है इसमें? होनी ही नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से इस चीज को उतारो, फिर थोड़ा बहुत समविभव पृष्ठ वाला भाग है वो डिस्कस करेंगे, फिर सवाल करना चालू करते हैं। चलिए जल्दी से उतारो। ओके, वीडियो ऐसे दिखाई तो दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है। एक जब भी आप वीडियो देखें ना बच्चों, तो इसका पिक्सल साइज मैं बोलूँगा 720 ही सेट करके रखें। हालांकि 480 तक भी काम चल जाता है, लेकिन 720 में जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा का वैसा ही दिखाई देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ वो कर लीजिएगा आप। उतारो, जल्दी से उतारो।
चीज़ें बहुत सिंपल हैं, चीज़ें सिंपल हैं, बस थोड़ी सी रिकॉल करने की आवश्यकता है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो बोलते हैं कि सर एक साथ ही सारे फॉर्मूला लिखा दो। लो सारे फॉर्मूला लो। डन हुआ? चलिए आगे चलते हैं समविभव पृष्ठ पर। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? समविभव पृष्ठ की बात कर रहे हैं यहाँ। समविभव पृष्ठ क्या होता है पहले तो वो बताओ। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहे बच्चों? समान रहे। एक विद्युत बल रेखाओं के बारे में भी अपन ने डिस्कस नहीं किया है। ऐसा मैंने एक सवाल दिया था जिसके बहुत सारे आंसर मेरे को मिले, और वो खुशी की बात है। बच्चे सोचते हैं, आपके आंसर का जो एक्सप्लेनेशन आप देते हो ये आपके सोचने का तरीका बताता है कि आप किस तरीके से सोचते हो। अलग अलग सोचो, कोई दिक्कत नहीं, गलत ही हो रहे हैं ना, हमें कॉन्सेप्ट सुधार लेंगे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो आंसर के साथ में अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बहुत बढ़िया बच्चों, कीप इट अप, इसी तरीके से काम कीजिए। हाँ भाई, काम करना चालू करते हैं। तो समविभव पृष्ठ है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ क्या होता है? तो विभव समान होता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान। ठीक है, अब इसका आइडिया समझिए। यहां पर लेट सपोज करो कोई चार्ज है Q, ठीक है, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस Q आवेश के लिए जितने भी सकेंद्रीय गोले हम खींचेंगे, जितने भी सकेंद्रीय गोले, आवेश चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, लेकिन आप जितने भी इसके लिए सकेंद्रीय गोले खींचेंगे ये सारे के सारे समविभव पृष्ठ हैं। हाँ, सभी का विभव अलग हो सकता है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, इसका विभव V3 है, ये क्लियर है, तीनों का विभव अलग अलग है। लेकिन जब इस गोले के हर एक बिंदु की बात करूं तो यहां पर भी V1 ही मिलेगा, यहां पर भी V1 ही मिलेगा, यहां पर भी V1 ही मिलेगा, मतलब इस गोले में हर जगह विभव समान है। और लेट सपोज करो इस गोले की दूरी कितनी है? स्मॉल r दूरी है या r1 दूरी है, तो इस V1 का मान कितना हो जाएगा? आंसर है KQ डिवाइडेड बाय R1। KQ डिवाइडेड बाय R1, बहुत छोटा लिखा है मैंने, लेकिन मेरी बोली हुई बात को समझिए। इस पहले वाले गोले के लिए विभव कितना लिखा मैंने? KQ डिवाइडेड बाय R1, तो हर जगह कितना है? KQ डिवाइडेड बाय R1 है। दूसरा वाला गोला देखिए, दूसरे वाले गोले की त्रिज्या मैं बोल रहा हूँ R2 है, तो इसके हर एक बिंदु पर विभव V2 है बच्चों, ये बात ध्यान में रखो। हर एक पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे इसके विभव कितना है? V2, और ये V2 विभव है कितना? ये V2 विभव है KQ डिवाइडेड बाय R2, KQ डिवाइडेड बाय R2 है। ठीक, तीसरा गोला लिया जिसकी त्रिज्या अपन ने कितनी मानी? R3 मानी, हर जगह इसके विभव कितना है? V3 है, कहीं पर भी नाप लो V3 ही मिलेगा, और ये V3 है कितना वास्तविकता में? आंसर है KQ डिवाइडेड बाय R3। ठीक है, ये ध्यान में रखना है ना। तो ये किसी भी आवेश के कारण है, बिंदु आवेश के कारण है। अब आप मेरे को ये बताओ, ये भी एक समविभव पृष्ठ है, ये भी एक समविभव पृष्ठ है, सकेंद्रीय गोले हैं, और ये भी एक समविभव पृष्ठ है। क्या ये समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक क्या है कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक, चलो, आपने समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए भी काम कर रखा होगा, है ना। अब एग्जाम में कैसा आता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी एक बार के लिए मैं आपको बता दूंगा। तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र है ना। अब समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, ये बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती है, इनके मध्य की दूरी समान होनी चाहिए, तो समरूप विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर एक लाइन खींच दूं, हालांकि ये पृष्ठ है लेकिन मैं इसे लाइन के थ्रू बता रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइन ही बनी हुई आती है, जबकि वास्तविकता में वो एक पृष्ठ है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु आप देखेंगे, जितने भी बना सको, सभी का विभव समान है, कोई सा भी, सभी का। अगर मैंने इसका विभव V1 लिखा है तो इसका भी V1 है, 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 हर एक बिंदु का।
ठीक है, यहां पे मैंने कोई दूसरी लाइन खींच दी, ठीक है, तो इस लाइन पे जितने भी बिंदु थे, जितने भी बनाना चाहो, सभी का विभव समान है। हाँ, इसका और इसका विभव अलग अलग है, इसका और इसका विभव मैं V2 बोल देता हूं, लेकिन इस लाइन पे जितने भी बिंदु हैं उन सभी का विभव कितना है बच्चों? V2 है भैया। ठीक है, ये इस लाइन को क्या हम मानेंगे? समविभव पृष्ठ मानेंगे। किसके लिए? समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट ये तैयार हुआ, डन हुआ। चलो अब ये बात ध्यान रखो, जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे, किसी भी आवेश से आगे की ओर बढ़ेंगे, तो इस आवेश के कारण, मैं प्लस का आवेश मान रहा हूं, ठीक है, प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे आता है भैया? ऐसे जाता है, यू जाएगा, यू बल रेखा ऐसे खींचेंगे। तो जैसे जैसे हम विद्युत बल रेखा के अनुदिश बढ़ेंगे, विद्युत बल रेखा ऐसे ही तो जा रही है, विद्युत बल रेखा के अनुदिश अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो बताओ विभव के मान में कमी आ रही है या फिर वृद्धि हो रही है? सोचो, विभव के मान में कमी आ रही है या फिर वृद्धि हो रही है? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा बच्चों कि जैसे जैसे आप विद्युत बल रेखा के अनुदिश आगे की ओर बढ़े, दूरी बढ़ती गई, क्या आर का मान बढ़ता गया, जैसे जैसे आर का मान बढ़ता गया विभव कम होता गया। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखना कि जैसे जैसे आप विद्युत बल रेखा के अनुदिश आगे की ओर बढ़ेंगे या विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर बढ़ेंगे या फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर बढ़ेंगे, विभव का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? विभव का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब सोचो, इसका विभव V1 है, इधर वाले का V2 है, ठीक, तो V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है? V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है, या कौन सा कम है? मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया क्या भाई, कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र में, वैसे वैसे विभव क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये विभव क्या है? ज़्यादा है। ये वाला क्या है? इससे कम है। और आगे लाइन खींच दो और कम हो जाएगा, और आगे ले जाओ कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल देखोगे कि 3 बिंदु दे दिए, 1 2 3, ये 3 बिंदु लो, A B C, और पूछ रहा है कि विभव कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ कम है। ठीक है, विभव कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। तो हमने कॉन्सेप्ट उठाया कि विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा में जाओ, विभव कम करते जाओ। ठीक है, तो देखते गए, सबसे पहले A आ रहा है, उसके बाद में B आ रहा है, उसके बाद में C आ रहा है। विद्युत क्षेत्र में सबसे आगे कौन है भैया? C है। देवता तेरा ही विभव कम है, इसी का ही विभव कम है, सबसे कम है, मिनिमम, और ये सबसे पीछे की ओर है। ठीक है, तो फिर इसका विभव क्या होगा? कंपैरेटिवली इन दोनों से ज़्यादा, तो मैक्सिमम, और ये इस बेचारे का विभव तो बीच में लटक गया। ठीक है, इससे तो कम और इससे ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि A का विभव सर्वाधिक था, B का उससे कम, और सबसे कम किसका? C का। ठीक, चलो अब लेट सपोज करो ऐसे ही यू होता है, A की लाइन पे है और यहाँ पे एक और बिंदु है D, और फिर बोल रहा है कि अरेंज करो A B C और D को विभव के रूप में अरेंज करो। तो आप कैसे बोलोगे? ये तो बिल्कुल सही है भैया, बस इस D को ही तो एडजस्ट करना है। तो हमने बोला A और D तो बेचारे एक ही लाइन पर हैं, तो इसका विभव बराबर है, VD और A का विभव समान है, और दोनों का इनसे तो ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरीके के क्वेश्चन आप देखोगे बच्चों, ये क्वेश्चन आप देखोगे। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे देखिए, मुझे लगता नहीं कि शायद मैं सवाल करवा पाऊंगा आज, लेकिन कोशिश करते हैं ना। डन हुआ ना ये? ओके, ये चीज़ चलो उतार ही लीजिएगा, ये चीज़ उतार लीजिएगा। एक लाइन मैं लिख देता हूँ, क्या भाई, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव के मान में कमी आती है। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास में तैयार हो गया। डन। और ये बात ध्यान रखना, धनात्मक आवेश का विभव प्लस का ही होता है, ऋणात्मक आवेश का विभव माइनस का ही होता है ना। इस चीज़ को चाहो तो उतार लो, मैंने बहुत सारी रामायण बनाई है, लेकिन इस चीज़ को अगर रफली भी उतार लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि काम ऐसे करना है। जल्दी से उतारो बच्चों इसे।
अपने साथ में हमेशा पेन और पेपर साथ में रखें। अपन ऐसे वीडियो लगातार करेंगे बच्चों, ये वीडियोस आपके पास में लगातार आएंगे जिसमें आप कॉन्सेप्ट लगातार लिखते हुए चलो। जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ वो लगातार काम करते हुए चलो। डन हुआ? डन हुआ? चलो आगे चलते हैं। तो ये था समविभव पृष्ठ। एक समविभव पृष्ठ में एक और मेन कॉन्सेप्ट है क्या भाई, कि समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाओ, कोई काम नहीं करना पड़ता, काम जीरो होता है। मतलब मैं ये समविभव पृष्ठ है ना, ये इसी एक ही समविभव पृष्ठ की बात करो एक ही टाइम पे, तो मैं बोलता हूं यहां से किसी आवेश को उठा करके अगर मैं यहां पर लेकर के जाऊं तो काम कितना करना पड़ेगा? आंसर है कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों पर विभव का मान क्या है? समान है। ऐसा का ऐसा भी आता है कि कोई आवेश है जो कि केंद्र पर है और ये एक वृत्त मान लो, है ना, इस वृत्त के केंद्र पर कोई Q आवेश है, तो वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु A है और कोई बिंदु B है। तो इस वृत्त की परिधि पर A बिंदु से B बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? आंसर है नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना विभव A पर था उतना का उतना विभव किस पर है? B पर है। ये समविभव है भाई, इधर भी KQ डिवाइडेड बाय R है, इधर भी KQ डिवाइडेड बाय R है, विभव समान है। विभव समान है तो काम क्यों करूंगा भाई? मैं कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान है तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। सदैव कितना होता है? शून्य होता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। फिर विद्युत बल रेखाओं के बारे में भी ध्यान में रखो कि विद्युत बल रेखाएं प्लस के आवेश से निकलती हैं और माइनस के आवेश पे जाकर के रुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं और काल्पनिक होती हैं, है ना, डैश 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 करके नहीं बनाते, सतत ही लगातार बनती। ठीक है, और काल्पनिक होती हैं, ये बात ध्यान में रखें। लेकिन विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक है लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या है? वास्तविक है। इस चीज को ध्यान में रखो। फिर विद्युत बल रेखाएं अगर कोई सतह है ना, तो किसी सतह के चालक सतह के अंदर कभी प्रवेश नहीं करेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है भाई, कि किसी भी सतह के अंदर हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित नहीं करते, सतह तक प्रदर्शित करेंगे, सतह के अंदर कोई रामायण नहीं पढ़ेंगे। क्यों भैया? क्योंकि चालक सतह के अंदर आवेश शून्य होता है, अतः विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। तो अंदर मत प्रदर्शित करो लेकिन बाहर तो करोगे। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखना, ये किसी सतह के लंबवत ही प्रवेश करती है और लंबवत ही बाहर निकलेंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई चालक गोला है तो इस चालक गोले में विद्युत बल रेखाएं कैसे आएंगी या कैसे जाएंगी? तो आप अगर ऐसा बोलोगे ना कि सर ऐसे आएगी, ऐसा, तो भाई ये गलत है। सतह के लंबवत आनी चाहिए। यहाँ पे तो 90 डिग्री दिखा रहे हो और अंदर से नहीं गुजरनी चाहिए, अंदर से नहीं गुजरनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो 90 डिग्री दिखा रहे हो कि लंबवत आ रही है, लंबवत जा रही है, ठीक बात है, लेकिन भैया यहाँ पर कैसे, ये लंबवत कैसे हुआ? तो इसके लंबवत आनी चाहिए थी, ये ऐसे आती और ये शायद ऐसे जाती भी, सतह से बाहर भी निकलती, शायद, डिपेंड करता है कि आवेश कैसा है ना। लेकिन सतह के लंबवत प्रवेश करेगी और सतह के लंबवत ही बाहर निकलेगी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक, तो इस तरीके का एक सवाल मैंने करवाया भी है। करवाया क्या है? एक सवाल मैंने आपसे पूछा भी है। चलो आज उस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं, उसी सवाल को डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है कि वो किसी भी चालक सतह के अंदर से नहीं गुजरती, पहला। दूसरा, वो चालक सतह तक लंबवत आनी चाहिए और लंबवती बाहर निकलनी भी चाहिए। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। चालक सतह के अंदर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। चलो, ऐसे वैसे दो सवाल है बच्चों और मैं आपको वो दोनों सवाल ही करवाऊंगा। ओके, हाँ, दिख गया मेरे को दोनों सवाल, और ये पीएमटी में आया हुआ सवाल है। सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? चलिए इसका आंसर समझिए बच्चों। सबसे पहले मैं ए डायग्राम की बात करता हूं। ए डायग्राम के अंदर देखो, ए डायग्राम वैसा ही है,
वैसे समझो, धातु का एक अनावेशित गोला दो आवेशित प्लेटों के बीच में चित्रानुसार रखा हुआ है। तो सबसे पहला जो डायग्राम है वो ए वाला है। ये आवेशित प्लेट है, प्लस वाली आवेशित प्लेट, और ये वाली प्लेट जो है वो माइनस की है। ठीक है, और ये दोनों ही कैसी हैं, देखो सामने लिखा हुआ है आवेशित प्लेटों के बीच में रखे हुए हैं, दोनों ही आवेशित हैं। अब क्या बोल रहा है, यहां पर एक गोला, ये लगभग आप कह सकते हैं कि ये ठीक बात है, यहां तक ये मैं मानता हूं कि ये चलो ये काम ठीक है, ये ठीक था कि लंबवत इससे बाहर निकल रही है, लंबवत इसमें प्रवेश कर रही है और प्लस से माइनस की ओर आ रही है, ये भी ठीक है। लेकिन जब आप यहां पर बात करते हो, ये भी ठीक है, अंदर नहीं दर्शाया अगले ने, ये भी बहुत बढ़िया किया। लेकिन बताओ भाई, ये ऐसा गुजार रहा है, ऐसा गुजार रहा है, ये वाली लाइन, ये यहाँ पर दिक्कत है क्या? क्या ये 90 डिग्री से प्रवेश कर रही है यहाँ पर? नहीं बच्चों, इस गोले के 90 डिग्री से प्रवेश करने के लिए इसे ऐसा आना चाहिए था यू, और इसे ऐसे बाहर निकलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये तो सीधी आ रही है, सीधी जा रही है ना, 90 डिग्री से तो नहीं आ रही। तो भैया ये रामायण तो खत्म हो गई, ए का तो सिनेरियो ही खत्म हो गया है। ठीक है, चलो बी वाले में देखो, बी तो सरासर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बी के अंदर तो बल रेखाएं अंदर से गुजार दी, देख लो, बल रेखा किसी चालक के अंदर से नहीं गुजरती है, कॉन्सेप्ट है ये, है ना, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, कोई आवेश ही नहीं है, कहां से बल रेखा बताओगे? तो ना तो ए है ना ही बी है, दो की रामायण खत्म। क्लियर? चलो डी के ऊपर डिस्कस करते हैं, डी के ऊपर। तो यहां पर समझो ये प्लस और ये माइनस, कुछ बच्चों ने डी भी दिया था, है ना, और ये गोला और ऐसा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, मतलब बच्चों ने दिमाग लगाया है, नो डाउट। हाँ, एक और चीज़ है, बच्चे बोल रहे हैं सर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? आप सोचो बच्चों, मैं आवेशों की बात कर रहा हूँ, स्थिर आवेश है, गतिमान आवेश भी नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से प्रदर्शित करूँगा? मेरी बात को समझे। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा तो नहीं हो सकती ना, और फिर ये ऐसा जा रहा है, और ये कुछ हद तक बच्चों को मेरे को लगता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से इन्होंने रिलेट कर दिया त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, तो बच्चों ने बोला कि सर डी बहुत सही है ना। चलो बात समझते हैं, क्या है कि अगर ये धातु का गोला है तो आपका यहां पर तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही अटैच हो गया कि भाई लंबवत आनी चाहिए थी, और ये मेरे को बल रेखाएं लंबवत आती हुई भी दिखाई दे रही है, लंबवत जाती हुई भी दिखाई दे रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लंबवत आ रही है, लंबवत जा रही है। लेकिन देवताओं किसी आवेशित सतह के लंबवत निकलनी चाहिए और आवेशित सतह पर लंबवत आनी भी चाहिए। मतलब जब इस सतह पर ये आएगी बल रेखा, तो इसको तो भाई साहब ऐसे ही आना पड़ेगा, इस बल रेखा को तो ऐसे ही आना पड़ेगा, और इस बल रेखा को अगर निकलना इस सतह से तो निकलना तो ऐसे ही पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? ये लंबवत नहीं निकल रही यहां से, कोई एंगल बनाते हुए निकल रही है सतह से, और किसी भी आवेशित सतह से बल रेखा या तो लंबवत बाहर की ओर होंगी या लंबवत अंदर की ओर होंगी, लेकिन होंगी लंबवत। बात समझ में आ गई क्या? डी को क्यों खारिज किया अपन ने कि यहां पर तो उन्होंने रामायण सही बताई, कॉन्सेप्ट यहां पे तो बढ़ा दिया, भैया यहां पे क्यों भूल गए, यहां पे लंबवत क्यों नहीं दर्शाया तुम लोगों ने? क्लियर हो गया? चलो आगे देखो, सी क्यों सही है वो बताता हूं। ये ऊपर वाली प्लस की, ये नीचे वाली माइनस की। जिन बच्चों ने सी लिखा है और कारण लिखा है वो वाकई में धन्यवाद के पात्र है। चलो देखो क्या कर रहा है वो, एक लाइन तो ये ऐसे दिखा रहा है, ये बहुत सही है। अब गौर करो कितना अच्छा दिखाया है उसने, बहुत बढ़िया तरीके से इसे दिखाया है, ऐसा किया। और यहां से देखो मेरे हिसाब से ऐसा है, ऐसा ही है। गौर कीजिए क्या होगा, ये प्लस है ना, तो धातु के गोले पर प्रेरण के कारण यहां पर विपरीत आवेश आएगा माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे माइनस के कारण यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, अगर मैं मान कर भी चलता हूँ तो। क्लियर है ये बात? तो माइनस की ओर आई बल रेखा है
और लंबवत देखो यहां से लंबवत ही निकल रही है, सीधी ही निकल रही है, फिर बीच में जाकर के ये वक्रित हुई, और लेकिन इसमें प्रवेश करते टाइम वापस से 90 डिग्री है। ऐसा का ऐसा इधर भी है, यहां से निकली लंबवत ही है, लेकिन जब प्रवेश कर रही थी इसमें तो फिर यहां पर भी इसमें भी लंबवत आ गई। ठीक है, दोनों तरफ से 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री में प्रवेश कर रही है, इधर से लंबवत निकल रही है। बात समझ में आई? चलो फिर इधर देखो, बाहर निकलते टाइम प्लस से बाहर निकलेगी, ये बाहर निकली लेकिन लंबवत बाहर निकली, और इसमें लंबवत ही प्रवेश कर रही है। सेम ऐसा यहां से लंबवत बाहर निकली और लंबवत ही प्रवेश कर रही है। क्लियर हुआ क्या? चलो, और फिर ये वाली देखो, ये वैसे इसको सीधी बनानी थी, लंबवत दिखाना चाहिए था। ठीक है, वो थोड़ा सा वक्रित हो गया, ये लेकिन आएगा ऐसा। बात समझ में आई? इससे थोड़ा सा सीधा निकालो, फिर थोड़ा सा पास में लेकर के जाओ और फिर वापस नीचे लेकर के आओ। सीधा निकालो, पास में लेकर के जाओ, फिर वापस सीधा नीचे लेकर के आओ। ठीक है, ये लेकिन ये यहां पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इससे गुजरने वाली बल रेखा ना तो अंदर से दिखाई उसने, अंदर आती हुई दिखाई और बाहर जाती हुई भी लंबवत दिखाई। बोलो कहाँ दिक्कत आ रही है? बिल्कुल सही है, नहीं है ना? ठीक, तो यहां पर चीजों को समझना अत्यावश्यक था। बात समझ में आ गई? चलो, तो सी ऑप्शन कैसा है बच्चों? कंपैरेटिवली सबसे सही तो वही है। ठीक है, चलिए आगे एक और है 48 वाला क्वेश्चन। 28, हाँ 48। देखो ये IIT का आया हुआ सवाल है, और ये सवाल मैंने मेरे फर्स्ट बैच को करवाया भी था कभी। सवाल देखो, फोर्टी 48 में क्या बोल रहा है? धातु का बना एक ठोस गोला एक समांगी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र समरूप है। ठीक है, और धातु का गोला है, ठोस गोला है। चित्र में दिखाई गई रेखाओं में से सही बल रेखा कौन सी है? तो सही बल रेखा का एक ही कॉन्सेप्ट है, सतह में लंबवत प्रवेश करनी चाहिए, लंबवत बाहर निकलनी चाहिए, अंदर से गुजरनी नहीं चाहिए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो हमने तो गोले को ही कॉन्सेप्ट में देखना है, उस वाले केस में भी गोले का ही कॉन्सेप्ट देखना था, देखा जाए तो। ठीक है, तो पहली रेखा देखो ऐसे 1 नंबर की ऐसे गुजारी, तो हमने बोला कि ये 1 नंबर की रेखा तो वैसे ही गलत हो गई, ना तो लंबवत प्रवेश कर रही है ना ही लंबवत जा रही है, तो ये तो पहले ही गलत हो गई। फिर दूसरी देखो ऐसे, और अंदर ऐसे गई, यूं गुजरी और ऐसा। अगर इसे कुछ हद तक मैं मान भी लेता कि लंबवत आ रही है, लेकिन अंदर तो प्रवेश नहीं करनी चाहिए थी, अंदर तो शो ही नहीं कर सकते। तीसरी सरासर गलत हो गई, बताओ क्यों? अंदर से प्रवेश करवा दी, गलत है। और अंतिम देखो चौथी, आ रही है और ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई। बताओ, लंबवत प्रवेश, लंबवती बाहर निकली, तो भाई चौथी बल रेखा बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये IIT में पूछा हुआ सवाल है, कब का? 96 का। सोचिए, एक अच्छा सवाल लेकिन एक अच्छे कॉन्सेप्ट का, सिंपल लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट का सवाल है। ठीक है, बात समझ में? चलो, उम्मीद करता हूं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो से क्वेश्चंस को डिस्कस करना चालू करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करते जाओ, और जैसे ही वीडियो देखो लाइक करना मत भूलो, है ना? लाइक जरूर करना। चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर, अपना ध्यान रखें सभी।